बैठे मोदी जी डबल इंजन का सरकार है। जाति कार्यक्रम के तहत हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और इसी तरह से प्रत्येक जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। जनतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है, जिस अधिकार के तहत हम अपनी आवाज बुलंद करने आए। दुख की बात है कि इस जनतंत्र का भी गला घोटा जा रहा है। यानी आज के तारीख में मांग पूरा हो नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन कम से कम ये अधिकार जो भारत के संविधान में प्रकट है कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को सही जगह पर हम उठा सकते हैं, हम रख सकते हैं। आज के तारीख में भी हम यहाँ आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर दस्तक देने। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज का अखबार आप पढ़े होंगे, आपको ये समाचार पढ़ने को मिला होगा कि जो AK-47 के साथ पकड़ाए थे उनको कोर्ट ने खड़े खड़े अग्रिम जमानत दे दिया। AK-47 जैसे घातक हथियार के साथ पकड़ाने वाले अपराधी के लिए जेल नहीं है, वो अग्रिम जमानत ले लेते हैं और वहां से अट्टहास करते हुए निकलते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो बीरपुर थाना हो, नया गांव थाना हो, मटिहानी थाना हो, नावकोठी थाना हो और तो और जहां हम भाषण कर रहे हैं हमारी आवाज नगर थाना तक पहुंच रही होगी। नगर थाना के इर्द गिर्द कई एक घटना घटित हो चुका है। अपराधी आता है सरेआम और दिन में घर में प्रवेश कर जाता है और 6 बजे से 8 बजे तक घर में जितना सामान है इत्मीनान से बारी बारी से खोज के कहाँ जेवर है, कहाँ रुपया है, कहाँ और कीमती सामान है, ये तमाम चीज लेके और वो फरार हो जाता है मुश्किल से 100 गज की दूरी पर। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ मामला डकैती का है, ये जो कुछ मामला चोरी का है, अपहरण का है, हत्या का है, ये जो हो रहा है और लगातार अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2 कारण। एक कारण तो है कि मोदी सरकार के द्वारा जो नोटबंदी कानून से लेके जो लॉकडाउन लगाया गया, कल तक जो लोग रोजगार में लगे हुए थे असम के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर विभिन्न जगहों पर इस नोटबंदी कानून के वजह से और बचा खुचा जो बीच में लॉकडाउन लगा उस कंपनी में ताला लग गया। नतीजा हुआ कि कल तक आपका बेटा, भतीजा, भाई अगर वहां से रोटी का जुगाड़ कर रहा था तो उसका रोजगार छीना गया और वो बेरोजगार के कतार में शामिल हो गए। क्या कहा गया था? प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे और प्रत्येक साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो रोजगार में लगे हुए थे उनकी नौकरी छीनी जा रही है।
तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जब रोजगार नहीं मिलेगा, जब पेट की आग भड़केगी, और दूसरी तरफ जब आप टेलीविजन के सामने बैठेंगे, जब आप अखबार का पन्ना उल्टेंगे, तो देश का धड़कन हीरो होंडा से कम पर बनने वाला बात नहीं है। कौन सा क्रीम इस्तेमाल करना है, कौन सा मोटरसाइकिल हमको चाहिए, कौन सा फिएट कार हमको चाहिए, कौन सा कपड़ा हमको पहनना है, तो एक तरफ ये परोसा जा रहा है और दूसरी तरफ जेब में पैसा नहीं होगा। आवश्यकता को मीडिया के माध्यम से इस तरह से परोसा जा रहा है, नौजवानों को लगता है कि हमको भी ये मोटरसाइकिल चाहिए, हमको भी इस तरह का गाड़ी चाहिए। देखते देखते कल तक जो दारू का धंधा करता था, उसका अट्टालिका खड़ा हो गया, वो अमुक गाड़ी से चलता है, हमारे साथ हुआ पड़ता था, हम क्यों इस तरह से खाक छानते फिरे। इसीलिए वह भी हाथ में AK-47 उठा लेता है, वह भी अपराध की दुनिया में एक अपना कदम बढ़ा देता है, और जिससे बेरोजगारी के गर्भ से ये अपराध विकराल स्वरूप में हम तमाम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण कि अपराधी शासन और प्रशासन के लिए वो कमाऊ पुत्र है। आप जाके तो उसको दक्षिणा नहीं दीजिएगा, उसको दक्षिणा कौन देगा? दारू बेचने वाला। दक्षिणा कौन देगा? हथियार रखने वाला, खून करने वाला, अपहरण करने वाला। और उसको चाहिए कमाऊ पुत्र। वो बेचारा जब आया था नगर थाना में, तो डाक हो गया होगा कि नगर थाना का चार्ज इतना है, मुफस्सिल थाना का चार्ज इतना है, और बाकी मटिहानी या नाव कोठी या बीरपुर थाना का चार्ज इतना है। तो उतना पैसा तू दे के आया यहाँ। तो जब उतना पैसा वो दे के आया, SP साहब भी उतना पैसा मंत्री महोदय को दे के आए होंगे, तो आप भी बताइए कि वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? और वसूलेगा तो आप जाइएगा देने के लिए, कौन देगा? वही न देगा जो ये गलत काम करेगा। इसीलिए जब कोई सही आदमी अगर थाना चला जाए, तो नीचे से ऊपर उसको ऐसे देखेगा कि लगेगा वो बेचारा का पेंट वहीं कहीं गीला न हो जाए। लेकिन अगर कोई अपराधी चला गया, तो जनप्रतिनिधि का सम्मान उतना नहीं मिलेगा जितना सम्मान अपराधी को मिलेगा, और उसके लिए कुर्सी झाड़ना स्वयं शुरू कर देंगे थानाध्यक्ष महोदय। उसके लिए वो इज्जत है। और इधर सही आदमी को डांट और फटकार मिलेगा। अगर आप केस करने के लिए जाइएगा, तो जब तक दक्षिणा नहीं तब तक केस नहीं। तो इधर से भी माल वसूली और उधर से भी माल वसूली। तो ये जो माल वसूली होता है, तो इसमें शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपराधी पुलिस गठजोड़ सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है। तो कुछ लोगों को बीड़ती लग जाता है, अरे भाई तुमको जितना जय श्री राम का नारा देना हो तुम जय श्री राम का नारा दो, हमको कोई एतराज नहीं। वंदे मातरम का नारा जितना उछल के लगाना हो उतना उछल के लगाओ, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। हालांकि जिस समय वंदे मातरम का नारा देना था, उस समय तुम अंग्रेज का वंदना कर रहा था, क्योंकि उस समय वंदे मातरम का नारा देने वाले अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा किशोर था, तो खुले जिस्म पर अनगिनत कोड़े बरसाए गए। इसलिए वहाँ उस समय जेल जाना पड़ता था, उस समय कोड़ा खाना पड़ता था, काला पानी की सजा भोगनी पड़ती थी। तो उस समय से वंदे मातरम का नारा लगाना बहुत कठिन था। तो उस समय ये अंग्रेज का वंदना कर रहा था। अगर कहीं कोई विद्यार्थी का सामने अगर ये सवाल आ जाए कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, उनके अंग्रेजों के पक्ष में मुखबिरी करता था, आपको कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। आप कहिएगा तब था भारतीय जनता पार्टी? हाँ, अरे उस समय भी RSS था।
भारतीय जनसंघ पार्टी था। भाजपा तब भी था, भाजपा अब भी। इसीलिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में ये गोली उतारने वाले थे, जिन्हें हम बापू कहते हैं, आज जिनके बदौलत हम बांध के चलते हैं कि देश आजाद हुआ। ढेर सारे वीर सपूतों की शहादत के बदौलत ये देश आजाद हुआ। उसका ये मुखबिरी करता था, उसका ये दलाली करता था अंग्रेजों का। और आज उछल उछल के वंदे मातरम का नारा लगा रहा है, क्योंकि वंदे मातरम के नारा पर आज को जेल जाना नहीं है, आज तो कहीं कोई कोरा खाना नहीं है। तो आज ये दिखावा स्वरूप लेके और एक से एक पाकिस्तान के पक्ष में जासूसी करने वाला ISI का जासूसी करते हुए पकड़ाया। ध्रुव सक्सेना से लेके कितना भारतीय जनता पार्टी का नेता, चीन के पक्ष में जासूसी करने वाला अगर कोई पकड़ाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का नेता। क्योंकि सारा राजपाट उसके पास है, मंत्री उसके पास, योजना उसके पास, क्या रणनीति बनेगा वो सब वो जानता है। और उसी में से लीकेज होता है, उसी में से दलाली होता है। कल भी अंग्रेजों का दलाली करता था, आज भी ये देशद्रोही के कतार में खड़ा है। तुम भ्रम में हो। जय श्री राम का नारा लगाने वाले, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान करने वाले अब भी हिंदी हिंदी हिंदुस्तान करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाने का जो तुम बात फैलाया, कौन कर रहा है भारत का टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड। रात में अगर मोदी जी सोते होंगे तो उस रात जरूर उनको सपना दिखाई देता होगा कि सवेरे सवेरे अब क्या बेचे हैं हम अपने अंबानी और अडानी जैसे मित्र को खुश करने के लिए। और इस तरह से रेल से लेके, रोड से लेके, LIC से लेके, DIC से लेके, बैंक से लेके, कल तक आप देखे होंगे कि बैंक कर्मी हड़ताल पर, वो तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी का लोग नहीं था, तमाम बैंक बंद था पूरे देश का। उनको क्या हेराया है, वो तो बजाते हम लोग तो समझते हैं बैंकर में तो नौकरी करने वाला तो बड़ा ठाक पास से रहता होगा। अरे वहां भी तलवार लटक गया। अब कहता है कि इतना ज्यादा बैंक रहने की क्या जरूरत, अब इसको एक कर देते हैं, 2-4 को मिला के एक कर देंगे, तब वहाँ जो काम करने वाला है उसका छटनी होगा ना। अब बाकी तो यहाँ कंप्यूटराइजेशन तो होना ही है, उसको भी निजीकरण के दौर में धकेल रहा है। अब कहीं से ये वेतन या भत्ता या सेना से लेके या बैंक कर्मी से लेके रेल कर्मी जितना भी है उसमें बढ़ोतरी नहीं होता है, अब कटौती होता है। बैंकर में अगर खाता खुलवाए होंगे, नोटबंदी के समय क्या कहा गया, कहा गया था कि इस कानून से काला धन पर रोक लगेगा। उस समय भी कितना खुश थे लोग, हमरा तो 2,000 रुपया से जाके भंजाई लेगा, जानती बड़का बड़का लोग। अब जो छुकिया में, जो कहीं टाट में, पत्ती में, जो पैसा माँ बहन भी छुपा के रखी हुई थे उसको भी लाइन में लगना पड़ गया। और उसके बाद क्या कहा, 1000 वाला नोट जो है ये बड़ा नोट होता है, इसलिए आसानी से काला धन जमा हो जाता है। हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए 1000 का नोट हम प्रचलन से बाहर कर रहे हैं। चलिए हम भी समर्थन करते हैं, 1000 वाला नोट बड़ा नोट है, इसको आप प्रचलन से बाहर कर रहे हैं तो कर दीजिए। तो चलाया कौन नोट, 2000 वाला। ये पूछिए मोदी भक्त से कि 1000 वाला बड़ा होता है कि 2000 वाला, इतना तो हिसाब आता ही होगा वंदे मातरम का नारा लगाने वाला। और अगर 1000 वाला में काला धन जमा हो रहा था, हम नहीं कर रहे हैं, वही मोदी सरकार, तो 1000 वाला में जब काला धन जितना जमा हो रहा था तो 2000 वाला में ज्यादा होगा कि कम होगा, ये नहीं बुझने के लिए आता है। और नतीजा ये हुआ कि स्विट्जरलैंड बैंक से भारत सरकार का जो समझौता हुआ कि भारत का कितना पूंजीपति वहाँ बैंक में पैसा जमा करेगा, इसका तुमको लेखा जोखा बताना होगा कि इस बार इतना पैसा जमा किया गया। तो पिछले बार के तुलना में कितना पैसा जमा हुआ, 300 गुना ज्यादा। पहले के तुलना में 300 गुना ज्यादा पैसा अकेले स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हो गया। क्या कहे थे कि वहां से जो पैसा लाएंगे
तो मात्र स्विट्जरलैंड बैंक वाला पैसा सीज कर लेंगे। तो जितना काला धन है 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के गरीब के खाते में भेज देंगे। 15-15 लाख रुपया देने की जगह जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा दिया गया। और अगर आप खाता में जाके 800-900 रुपया जमा कर दिया और आपको लगता होगा कि जरा जाके देखें अप टू डेट करवा लें खाता का, अगर कुछ पैसा अगर नहीं 15 लाख तो एक क्वार्टरों को किस्त अगर आ गया होगा, तो वहां जाने के बाद पता चला कि 14 गए 6 बनने और 2 बन के आ गए। 900 रुपया घट के आ गया 600 पर। ये क्या हुआ? तो 300 रुपया चला गया। काहे कि इतना कम काहे पैसा जमा किया। और अगर इस बीच में 2, 4, 5 बार पैसा जमा किया और निकासी किया तब भी फिर पैसा उतार लिया। ये काहे? इतना बार काहे जमा किया और इतना बार काहे निकाला? यानी कि चित भी मेरा भट भी मेरा। बैंक में खाता भी खुलवा दिया। अब उससे विभिन्न तरह से अपने यार को खुश रखने के लिए गरीब लोगों का पैसा खाता से काटा जा रहा है और वो अंबानी अडानी के थैली में वो पैसा पहुंच रहा है।